नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और जिस प्रकार से विभिन्न सभ्यताओं को अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न भागों में बांटा जाता है और उसके जो अलग अलग भाग हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसमें सर्वप्रथम ऋग्वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। ऋग्वैदिक काल में मूल रूप से जो प्रशासन है उसका सबसे प्रमुख जो अधिकारी था वो राजन था और पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि मुख्यतः राजा ही समस्त अधिकारों जितने भी थे वे सब उसी के पास सुरक्षित थे और सभी क्षेत्रों में जो अंतिम निर्णय है वह राजा के पास था। लेकिन स्वाभाविक है कि प्रशासन को चलाने के लिए राजा को विभिन्न अधिकारियों की आवश्यकता निश्चित रूप से रहती है और ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी और मुख्य रूप से 3 प्रमुख अधिकारी थे जिन्हें पुरोहित, सेनापति और ग्रामीणी कहा जाता था। पुरोहित धार्मिक मामलों का मंत्री था या कह सकते हैं कि शांति के समय मूल रूप से अपने प्रजा के उत्थान और विकास के लिए विभिन्न परामर्श और यज्ञ देने के कार्य पुरोहित किया करता था और युद्ध के समय अपने राजा की विजय के लिए जो पूजन का कार्य है वह भी पुरोहित के द्वारा किया जाता था और इस प्रकार से उसे एक महत्वपूर्ण अधिकारी माना जा सकता है। सेनापति सेना का प्रमुख होता था जिसे सेनानी भी कहा जाता था और स्वाभाविक है कि युद्ध के समय मूल रूप से जो समस्त सेना का संचालन है राजा के अंडर में सेनापति किया करता था। ग्रामीणी के बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि ग्राम का जो प्रमुख अधिकारी था वह ग्रामीणी कहलाता था और एक तरह से गांव और राजा के बीच में एक चेन का कार्य ग्रामीणी करता था और वर्तमान समय में जो पंचायत व्यवस्था है उसकी तुलना ग्रामीणी के मूल रूप से जो पंचायत का पंच है सरपंच उसकी तुलना ग्रामीणी के पद से की जा सकती है जो गांव के विकास के लिए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता था। इसके अलावा ऋग्वेदों में या ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है लेकिन इनके बारे में जो विभिन्न इतिहासकार हैं वे एकमत नहीं हैं और यह माना जाता है कि सभा एवं समिति राजा को नियंत्रित करने के लिए संस्थाएं थीं जिससे कि राजा स्वेच्छाचारी ना हो सके और विभिन्न मामलों में जो प्रजा के अन्य लोग हैं उनका मत भी सामने आ सके। सभा और समिति के बारे में इतिहासकार कीथ का यह मानना है कि मुख्यतः यह दो कोई अलग संस्थाएं नहीं थी बल्कि समिति जो है वह एक संस्था थी और सभा उस संस्था का जो अधिवेशन स्थल है उसे कहा जाता था। यानी कि समिति एक बॉडी थी और सभा वह स्थान था जहाँ पर उसकी मीटिंग इत्यादि हुआ करती थी। इस बारे में लुडविग का विचार अलग है और लुडविग का यह मानना है कि समिति एक बड़ी संस्था थी जिसमें माना जा सकता है कि गांव के या एक रीजन के सभी लोग शामिल हुआ करते थे और सभा उनमें से कुछ चुनिंदा कुछ सेलेक्टेड लोगों की एक बॉडी थी। लेकिन फिर भी ऋग्वैदिक काल में यह माना जा सकता है कि राजा के अधिकारों पर अंकुश रखने के लिए सभा और समिति का
निश्चित रूप से महत्व था, हालांकि बाद वाले समय में इनका कोई प्रमुख योगदान नहीं रहा। अंततः जो प्रशासन के कार्य होते हैं उसमें न्याय व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है, ताकि विभिन्न जो नियम हैं उनकी नहीं पालना होने पर जो दंड देने का कार्य है वह किया जा सके, ताकि समाज में सुधार हो। न्याय व्यवस्था का प्रमुख भी राजा ही था, जो कि प्रमुख न्यायाधीश होता था, और विभिन्न मामलों में अलग अलग न्यायालय भी स्थापित थे। और मुख्य रूप से सबसे जो प्रमुख दंड था वह आर्थिक दंड ही था, और पेनल्टी के रूप में मुख्य रूप से किसी भी दंड की सज़ा के लिए प्रावधान था। और यदि जो बड़े क्राइम हुआ करते थे तो उनके लिए अंग भंग की सज़ा भी थी, जिसमें शरीर के किसी भी अंग को अलग कर दिया जाता था। और अत्यंत जो बड़े क्राइम होते थे उनके लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान था। हालांकि इसमें यह माना जाता है कि अलग अलग जो वर्ग हैं समाज के, उनके लिए भी अलग अलग दंड निर्धारित किए गए थे, और ब्राह्मण को प्रायः अवध्य माना गया था। और इस प्रकार से जो न्याय व्यवस्था थी उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण पद है वह राजा का था। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जहाँ सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत ही अल्प जानकारी प्राप्त है, वहीं ऋग्वैदिक जो सभ्यता है उसके बारे में मूल रूप से यह कहा जा सकता है कि राजतंत्र की व्यवस्था थी, जिसमें कुछ प्रमुख अधिकारी थे जो राजा की देखरेख में सभा और समिति के कंट्रोल के द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को किया करते थे। आर्थिक जीवन में मुख्य रूप से, जैसा कि सिंधु सभ्यता में भी बताया गया था, कि प्रारंभ से ही जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार कृषि ही रहा है। और ऋग्वैदिक काल में भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका आधार कृषि था। और कृषि के अलावा पशुपालन, जैसा कि सिंधु सभ्यता में भी था, विभिन्न उद्योग धंधे और जो व्यापार हैं वे अर्थव्यवस्था में सम्मिलित थे। खेती के लिए मूल रूप से जो ज़मीन है वह किसानों की थी, और कुछ जो भाग है उपज का वह कर के रूप में, जिसे बलि कहा गया है, जो सामान्यतः कुल जो उपज है उसका 1/6 भाग हुआ करता था, वह राजा के द्वारा लिया जाता था। और चारागाह के लिए गांव में अलग से भूमि हुआ करती थी, जिस पर सभी लोगों के जो पशु हैं वह चारा चरा करते थे। खेती करने के लिए लकड़ी के हल बने हुए थे, जिनसे खेती में सुविधा थी। और अधिकतर क्षेत्रों में कृषि वर्षा पर निर्भर थी। कुछ स्थानों पर कुएं से भी सिंचाई का कार्य किया जाता था। क्योंकि अधिकतर कृषि वर्षा पर निर्भर थी, इसीलिए वर्षा प्राप्त करने के लिए इंद्र की उपासना भी की जाती थी। कृषि के साथ साथ जो एक अन्य प्रमुख व्यवसाय था सिंधु सभ्यता की ही तरह, पशुपालन था। और ऋग्वैदिक सभ्यता में जो मुख्य बात है वो यह है कि सभी पशुओं में गाय का सबसे अधिक महत्व था। और लगभग सभी जीवन में, जो पूरा समस्त जीवन था आर्यों का, उसमें गाय का महत्वपूर्ण योगदान था। गाय का दूध विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने के काम आता था, और दूध से विभिन्न जो पदार्थ बनाए जाते थे वे भोजन का मुख्य जो पार्ट है वो हुआ करते थे। भोजन के अलावा बैलों को खेती के काम में लिया जाता था। गाय जो है उसे वस्तु विनिमय के पश्चात
जो क्रय विक्रय है उसके साधन के रूप में भी, गायों की संख्या के आधार पर भी विभिन्न जो व्यापार का कार्य है वह किया जाता था। तो इस प्रकार से इसके अलावा जो गाय के दान का जो महत्व है वह भी बहुत अधिक माना जाता था। और इस प्रकार से न केवल सामाजिक बल्कि धार्मिक और आर्थिक सभी जीवन में गाय का महत्वपूर्ण योगदान था। और ऋग्वैदिक काल में गायों की जो महत्व है बहुत अधिक था। इसके अलावा अश्वों का भी महत्व बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यह देखा गया था कि जिस प्रकार से आर्यों ने सिंधु वासियों को, ये जो एक थ्योरी है उसमें कि आर्यों ने सिंधु वासियों को पराजित करके भारत में प्रवेश किया था, तो वह जो है मूल रूप से उनकी जो अश्व सेना है उसके कारण संभव हो पाया था। तो इसीलिए जो अश्व हैं उनका भी, जो आर्य हैं ऋग्वैदिक काल में, उनके जीवन में बहुत अधिक महत्व था। इस प्रकार से कृषि और पशुपालन, और जिसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है, तो यह व्यवस्था मूल रूप से थी, जो कि अर्थव्यवस्था का सिंधु सभ्यता की ही तरह ऋग्वैदिक काल में भी प्रमुख आधार थी।